ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान से इंटेलेक्चुअल्स को लाया जाए और उन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए जो रन ऑफ द मिल आर्गुमेंट जो हमें बचपन से मुतालिया पाकिस्तान में या जो हमारे जो मेन स्ट्रीम के पॉपुलर इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हमें रटे रटवाते हैं वो कि वो बनिया हिंदू दुश्मन आ गया, यहूदी ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया। तो उससे अलावा भी एक दुनिया है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और नैरेटिव्स बहुत डिफरेंट होते हैं और जो सच्चाई जो होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उसके अंदर बहुत सारे नुआंसेस होते हैं। तो मैंने तो अनफॉर्चुनेटली एज़ अ पाकिस्तानी यही देखा कि मुझे हर चीज़ बाद में जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे मैंने शऊर हासिल किया तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हमें झूठ सिखाई गई, चाहे वो तारीख हो, चाहे वो मज़हब की बातें हों या पाकिस्तान की तारीख की बात हो। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स को लाएँ क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़ी खुल के बात कर रहे हैं। या हकीकत से जो जो हकीकी तारीख है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि उसके अंदर मैं भी अपना हिस्सा डालूँ और इस वक़्त मेरा ख़्याल से पाकिस्तान का जो जैसे एक इंटेलेक्चुअल डार्क वेब है ना, जो ऑनलाइन होता है, जो मेन स्ट्रीम से हट के, इस वक़्त मेरा ख़्याल से पाकिस्तान में आज के जो मेरे गेस्ट हैं, मैंने जिन्हें ज़हमत दी है शकील चौधरी साहब को। शकील चौधरी साहब का यूट्यूब चैनल है, मैं बड़ा एडिक्टेड हूँ और इनकी बहुत सारी वीडियोज़ मैं देखता रहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी इसमें ये अक्सर इंटेलेक्चुअल्स को पाकिस्तान के, इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स को लाते हैं, उनसे बात करते हैं, इनका चैनल मेरी आँखों के सामने ग्रो हुआ है और बिल्कुल एकेडमिक बातें होती हैं, कोई सुनी-सुनाई बातें नहीं होती और जो सुनी-सुनाई बात आके करता है, वो उसी वक़्त पता चल जाता है कि इस बंदे का नॉलेज कितना है। तो बहरहाल मैं तो बहुत सीखता हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनकी बातें सुन के, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको ज़हमत दूँ। आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शकील चौधरी और आपको आई कैन 100% गारंटी कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो शकील साहब बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। आज मैंने Thank आपको you. ज़हमत दी। Thank you for this generous introduction. मैंने आज आपको ज़हमत इसलिए दी है और शायद आइंदा भी देता रहूँगा जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा ख़्याल से ये इस वक़्त की ज़रूरत है कि जो एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव जो पैडल किया जाता है मुतालिया पाकिस्तान में या आम जो हमारे मेन स्ट्रीम जो स पॉपुलर मीडिया के जो स्कॉलर्स हैं, वो हमें एक तस्वीर खींच के देते हैं। जब हम न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को या न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल्स को या दूसरी साइड के इंटेलेक्चुअल्स को सुनते हैं, तो हमें पता चलता है ये तो मैंने कभी बात सुनी नहीं थी। तो इसलिए जो सबसे एक आपके शो का नाम भी क्रिटिकल पैट्रियट है, थोड़ा-सा अपने बारे में बता दें कि आपने अपने शो का नाम क्रिटिकल पैट्रियट रखा और ये जो आप बातें कर रहे हैं, वो इतनी मुश्किल हैं सुनने के लिए, एक आम एज़ अ आम पाकिस्तानी होते हुए भी सुनने के लिए इतनी मुश्किल है, तो आप तो रहते भी पाकिस्तान में, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई आपको? जी, हारिस बात ये है कि क्रिटिकल पेट्रियट जो है ना ये मैंने नाम इसलिए रखा कि 2 कॉन्सेप्ट्स हैं पेट्रियटिज़्म के, एक है ब्लाइंड पेट्रियटिज़्म और एक है क्रिटिकल पेट्रियटिज़्म। तो ब्लाइंड पेट्रियटिज़्म में ये है कि माय कंट्री राइट और रॉन्ग, मेरा मुल्क गलत करे, सही करे, मैंने हर हाल में उसको सपोर्ट करना है। और ये मेरे ख्याल में बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। इस तरह से जो है आप अपने मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे होते, आप अपने मुल्क को एक ब्लाइंड एली की तरफ धकेल रहे होते हैं। असल पेट्रियटिज्म ये है जो क्रिटिकल पेट्रियटिज्म है कि अगर आप दानिस्ता जो है डिलिबरेटली अपने मुल्क को हार्म ना करें, लेकिन अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसकी इस्लाह करें, उसको क्रिटिसाइज करें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिटिकल पेट्रियटिज्म पे जोर दिया जाता है कि ये नहीं कि आप हर वक्त अपने मुल्क की अजमत के गीत गाते रहें और उसकी कमजोरियों और खामियों की कभी निशानदही ना करें और उसको गद्दारी समझें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ये गद्दारी का कल्चर बहुत आम है और मैंने एक लिस्ट बनाई है जिन जिन लोगों को पाकिस्तान में गद्दार करार दिया गया। तो उसमें हार्डली कोई इंटेलेक्चुअल होगा या पॉलिटिशियन होगा जिसपे गद्दारी का फतवा नहीं लगा। तो चूंकि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही, डेमोक्रेसी नहीं रही, तो इस वजह से ये जो कल्चर है ये काफी पनपा, काफी फ्लरिश किया इसने। तो उस इस सूरत हाल में फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं या क्रिटिकल पेट्रियटिज्म उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा कि किसी को तो ये काम करना चाहिए कि थोड़ा सा दूसरों लोगों को दूसरी जो तस्वीर का रुख है वो दिखाया जाए। और मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे जो है मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास के जो नौजवान हैं वो अंधी पेट्रियटिज्म का, ब्लाइंड पेट्रियटिज्म का शिकार होते हैं।
हालांकि इस मुल्क ने उनको कुछ नहीं दिया। जैसे हमारे अब इशरत हुसैन जैसे लोग जो हैं, जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे, वो भी ये मानते हैं कि स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उस पे एलीट ने कैप्चर कर लिया है उन्हें ना, एलीट कैप्चर हैज टेकन प्लेस। लेकिन ये लोग जो हैं फिर भी, रियासत ने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो जो है, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना यूजफुल इडियट्स, वो इन लोगों के यूजफुल इडियट्स बने हुए हैं, उनको हर वक्त डिफेंड करते हैं, उनसे सवाल नहीं करते कि भाई अगर हमारे हमसाया मुल्क में लिटरेसी रेट 80% के करीब है, तो हमारा 80% क्यों नहीं है, हमारा शुमार जो है वो दुनिया के 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज में क्यों होता है, हमारे यहाँ इतनी गुर्बत क्यों है। पिछले दिनों मैंने देखा चैट जीपीटी पे कि कितने परसेंट लोग पाकिस्तान में मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं और कितने लोग इंडिया में। तो पता ये चला कि 38% पाकिस्तानी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है, यानी जिसमें बाकी सहूलतों को भी काउंट किया जाता है, सिर्फ इनकम नहीं देखी जाती। तो इंडिया में वो तादाद थी 16%। तो बजाय इसके कि हम अपनी रूलिंग एलीट से ये पूछे कि हम क्यों पीछे रह गए भाई, वी नीड टू आस्क टफ क्वेश्चंस, तो ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म है और पाकिस्तान जो है इट इज अबव क्रिटिसिज्म, इस पे तनकीद नहीं हो सकती। तो ये जो सोच है, इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया है। और मैं कहता हूं कि जितनी तनकीद पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों पे करते हैं, उससे आधी अपने मुल्क पे अगर करते तो आज इस मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते। तो ब्लाइंड पेट्रियटिज्म हैज डन इमेंस हार्म टू दिस कंट्री, टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को अमेरिका का नोम चॉम्स्की या जॉन मियर शाइमर वो तो बड़े पसंद जी। आते हैं, जो अपने मुल्क के ऊपर बड़ी सख्ती से तनकीद करते हैं। या अपने इंडिया में अगर आप देख लें, ध्रुव राठी या अरुंधति राय वगैरह उनको बड़ी अच्छी लगती है, जो कि मेरे हिसाब से आई डोंट मुझे उनमें कोई चीज़ बुराई नहीं नज़र आती, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि किसी भी मुआशरे की असल पहचान यही है कि उसके अंदर अपनी तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत कितनी है। और जैसा आपने बताया कि ये बातें इतनी आसान नहीं है, लेकिन मुल्क तो नज़रियात का नाम है। नज़रियात के ऊपर बात करना या उसके ऊपर तनकीद करना, ये तो कोई पर्सनल चीज़ तो नहीं है ना। जैसे आप म मुझे कोई पर्सनल बात करें तो शायद मुझे बुरी लगे, तो चलें वो बात भी है। लेकिन ये तो मुल्क तो एक नज़रिए का नाम है। तो आप जब ये अब इतनी खुलकर बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, अब और अगर आप चाहें इसका जवाब ना दें, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई है, या कोई आपको लोग वैसे ही तंग करते हैं या कोई बातें सुनाते हैं? वैसे आपके शो में तो मैंने देखा है कई लोग ऐसे ही आपको आगे बातें फ़िज़ूल-सी सुना देते हैं जब उनका आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन कोई सीरियस लेवल पे कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, अभी तक कुछ सीरियस लेवल पे इस तरह से नहीं हुआ। लोग कमेंट करते हैं और कमेंट में भी मैं उनको इंगेज करने की कोशिश करता हूं कि आए मेरे साथ बैठें, डिबेट करें, लेकिन वो डिबेट की तरफ नहीं आते। अभी एक नौजवान का मैंने इंटरव्यू किया, वो भी बड़े नेस्टी कमेंट्स लिखते थे फेसबुक पे, तो उनको मैंने बुलाया। तो वो किसी फैक्ट फिगर को नहीं मानते, कोई किताब उन्होंने नहीं पढ़ी, लेकिन जज्बा हुब्बुल वतनी उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और मेरे जो है मोटिव्स पे ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, ए जी आप डॉलरों के लिए ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई मैं तो 96 में कलकत्ता गया था अपने खर्चे पे, फॉर द कॉज ऑफ पीस। तो ये कह देना कि जी आज आप डॉलरों के लिए कर रहे हैं, मेरी आप 10 साल पुरानी तहरीरें देख लें, 20 साल पुरानी देख लें, तो आई हैवंट चेंज्ड, आई इवॉल्व माय पोजीशन। यस, आई वाज नॉट बोर्न विद दीज आइडियाज, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी, आई इंप्रूव्ड माय पोजीशन। इवन मुझे याद है कि जब 90 में, मुझे याद है कि हमारे मीडिया में आता था कि जी ये जो पंडित्स हैं, ये जगमोहन की साजिश की वजह से गए हैं। आई ऑल्सो बिलीव्ड इट। लेकिन जब हुँ। आप थोड़ा गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है कि यार ये जो सच्चाई है इतनी सादा नहीं है। हम गहराई में नहीं जाते, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये जो चीज है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं, उनको भी मैंने किया है, डिप्लोमेट्स को किया है, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता। अभी एक एम्बेसडर साहब आई थी मेरे प्रोग्राम में, वो छोड़ के चली गई और उन्होंने फिर बड़ा नेस्टी सा एक ईमेल किया कि आप तो बहुत बायस्ड हैं और बहुत एंटी पाकिस्तान, टोटली एंटी पाकिस्तान है। तो भाई अगर आप एक पाकिस्तानी के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकती, तो इंटरनेशनल मीडिया को कैसे आप फेस करेंगी? और एंटी पाकिस्तान कह देना, व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज दैट? बायस्ड, दुनिया का कौन सा बंदा है जो बायस नहीं है? उनको मैंने एक डिटेल खत भी लिखा, जो मैंने रिप्रोड्यूस भी किया उसमें, कि एवरीबडी इज बायस्ड टू वेरियंग डिग्रीज। तो ये क्या बात हुई कि आप बायस्ड हैं? भाई आप नहीं है बायस्ड, कसम खाएं आपके, आप टोटली फ्री ऑफ ऑल बायसेस। तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर एक साहब थे,
वो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, लिबरल भी कहते हैं, उनका मैंने वो इंटरव्यू देख किया जी। और वो जनाब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो कभी जमात इस्लामी वाले ना ना शायद की हो। उनको मुझे कहना पड़ा कि आप एक तरफ अपने आप को सेकुलर भी कह रहे हैं, लिबरल भी कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके वही हैं जो जमात इस्लामी के लोग देते हैं, बल्कि जमात इस्लामी के लोग शायद उतनी रैश लैंग्वेज यूज नहीं करते जितनी इन साहब ने की। तो ये हमारे तजादात हैं कि हम गहराई में नहीं जाते, रिसर्च नहीं करते। अब देखिए पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, एक एकेडमिक रिसर्चर आपके पास ऐसा नहीं है, एकेडमिक एक्सपर्ट इंडिया पे, जो आपको बता सके। आपके मीडिया को जरूरत हो, किसी को जरूरत हो कि भाई हम समझना चाहते हैं इंडिया की मैशत को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की आवाम को, उनकी सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, एक बंदा आपके पास नहीं है इस वक्त। इवन जर्नलिस्टिक एक्सपर्ट कोई नहीं है। तो ये है हमारी सीरियसनेस का आलम। उन्हीं से मैंने पूछा, वो जो सेकुलर साहब थे, लिबरल साहब थे, मैंने कहा जी देखिए 78 साल हो गए हैं, एक फॉरेनर आपके पास आता है और वो कहता है कि कश्मीर का मसले को मैं समझना चाहता हूं, कौन सी किताब आप रेकमेंड करेंगे किसी का पाकिस्तानी ने जो लिखी हो? वो कहते हैं जी हमारे इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना चाहिए। हुँ, मैंने कहा सर 78 साल के बाद आप कह रहे हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना चाहिए, दैट शोज द लेवल ऑफ योर सीरियसनेस। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। और क्या है कि जी वो जो ये भी कह रहे थे कि यूएन की रेजोल्यूशन, हाँ कश्मीर पे, मैंने कहा जी ये बताइए मुझे, आइडियल सोल्यूशन तो बहुत है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, वर्केबल सोल्यूशन क्या है? वो जी बड़ा इजी है, इट इज नो रॉकेट साइंस, आप बस प्लेबिसाइट करवा दें यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक। तो उनको फिर मैंने वो कहानी सुनाई क्रिस्टीन फेयर की। शी इज एन अमेरिकन एकेडमिक और उन्होंने पाकिस्तान पे बहुत काम किया है, और पाकिस्तान में आजकल वो बड़ी पसंद है। आजकल पाकिस्तान में वो क्रिस्टल फियर बहुत पसंद जी है। जी जी। तो पहले उनसे सख्त नफरत करते थे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। तो उनकी एक बुक लॉन्च थी जिसमें एक पाकिस्तानी स्कॉलर चला गया, फुल ब्राइट स्कॉलर था, एहतशाम। हुँ, और उसने यही बातें शुरू कर दी कि जी आप कह रही हैं कि पाकिस्तान का जो है, कि पाकिस्तान की कोई स्टैंडिंग नहीं है, लीगल स्टैंडिंग नहीं है कश्मीर पे, तो हमारी स्टैंडिंग है ना यूएन रेजोल्यूशंस। तो उसने कहा भाई पाकिस्तान में मैंने बहुत ये सुना है, हर आदमी यूएन रेजोल्यूशंस की बात करता है लेकिन उनको पढ़ने का तरद्दुद कोई नहीं करता। आपने पढ़े हैं? उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैंने नहीं पढ़े। तो आपके जब फुल ब्राइट जो स्कॉलर है उसको नहीं पता, वो एक ऐसे इवेंट में जा रहा है जहां उसे पता है कि मैंने ये बात करनी है, एंड ही डजंट टेक द ट्रबल ऑफ रीडिंग द यूएन रेजोल्यूशंस। इन हुँ। साहब ने भी, जड़ावाला से इनका ताल्लुक है, तो इन साहब ने भी यही कहा यूएन रेजोल्यूशन। तो मैंने उनसे उनकी कहानी भी सुनाई और मैंने उनसे पूछा कि आपने पढ़े हैं ये यूएन रेजोल्यूशंस? नहीं पता। कहता जी आप बता दें, यू नो। हाँ, उसको नहीं पता था। सो ये है मतलब हमारी सीरियसनेस या लैक ऑफ सीरियसनेस। तो हर बंदा बात करता है लेकिन पढ़ने का तरद्दुद नहीं करना। दिस इज और ये अवर कल्चर का ट्रेजेडी। यस और ये कल्चर का एग्जैक्टली। हिस्सा ये कल्चर का हिस्सा बन जाता है ना। आई विल एडमिट कि मैं भी यही कहता था और जब तक ये क्रिस्टिन हाँ फेयर का एहतशाम के साथ जब ये मुकालमा नहीं हुआ था तब तक मैंने भी नहीं पढ़ा था। और आप जी तो चाहे इसका नाम ना लें, मैं ज़रा लोगों को दिखा दूँ कि मेरे लिए काबिल एहतराम है ये पाकिस्तानी एम्बेसडर। ये अभी मैंने देखनी है वीडियो। इसके कोई 1,80,000 व्यूज़ हो गए हैं। ये हमारे भाई थे मुदस्सर चौधरी साहब। मैंने ये बड़े कानों में ये तकरीबन पूरी देख ली थी, लेकिन फिर मेरे कानों से खून निकलने लग गया। उनकी इग्नोरेंस को देख के, जिस जज़्बे की वो बातें कर रहे थे, आई कैन गारंटी यू उन्होंने पाकिस्तान के इश्यू के ऊपर तो क्या, उन्होंने कभी कोई ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी होगी। और वो दूसरे वाले जो भाई हैं जिन्होंने बड़ी खतरनाक तहरीरें लिखी हुई थी, जब जब आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया, जो कि उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस अपने आप को इस तरह कराया था कि वो बड़े सेकुलर हैं और वो लता मंगेशकर, और बता रहे थे हम तो बड़े पसंद करते हैं, लेकिन जो ज़हर उगलते हैं वो उसमें अरविंद सहारन भी थे। तो ये हमारा एक अनफॉर्च्यूनेटली कल्चर का हिस्सा है। मैं आपसे कश्मीर के ऊपर आपने बात की, मैं यही चाह रहा था कि हम कश्मीर के ऊपर ही बात करें। ज़रा कश्मीर का मुकदमा क्या है? जैसे आपने बताया पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा ये कहता है कि कश्मीर यूएनओ 1948 के रेज़ोल्यूशन के मुताबिक रेफरेंडम करा दो, अभी पता चल जाएगा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो पहले मुझे ये इश्यू बता दें, ये भी मैंने आपसे ही सीखा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि ये इश्यू था क्या? पार्टीशन प्लान क्या था? और ये इश्यू बना क्यों? इसकी हिस्ट्री बता दें पहले। जी, उसमें एक तो बात यह है कि मुस्लिम लीग ने गलती ये की कि उनकी ज्यादा रिलायंस थी हुक्मरानों पे, और उनका यही ख्याल था कि हुक्मरान जो है ना वो जो फैसला करें वही बाइंडिंग होना चाहिए। और जब जूनागढ़ ने एक्सेशन की रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया 15 सितंबर 1947 को।
एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेट दैट एक्सीडेड टू पाकिस्तान। और उस पे इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्या किया, क्योंकि आप देखिए आज हमारा कश्मीर पे क्या है मुकदमा, कि जी कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है और हमारे साथ कंटिगुअस है। जूनागढ़ ना आपके साथ कंटिगुअस था और ना मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो भाई फिर आपने किस लॉजिक के तहत ये एक्सेप्ट किया? इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि ये आप क्या कर रहे हैं। आपने क्लियरली मैसेज दिया इंडिया को कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वी विल क्रिएट एज मेनी प्रॉब्लम्स एज वी कैन। और ये एक उसकी एग्जांपल थी। तो सॉरी, उसके जवाब में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंडिया को जवाब दिया वो ये था कि रूलर का ये हक है कि वो जिस स्टेट के साथ चाहे चला जाए। तो भाई इस लॉजिक के तहत फिर आप जूनागढ़ का केस लेके गए थे ना यूएन में, आप अब लड़िए यूएन का केस। कश्मीर पे तो आपका केस फिर बनता ही नहीं है ना। तो कश्मीर के हवाले से एम्बेसडर हैं हमारे शाहिद अमीन, ही इज अ रिटायर्ड क्योंकि एम्बेसडर। क्योंकि कश्मीर क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर रहा था कि जो वहाँ का राजा फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। तो चूँकि जूनागढ़ वाला हमारे फ़ायदे में था तो हमने कहा जी, जूनागढ़ वाले ने फ़ायदा हमारे साथ कर दिया ऐलान, तो वो हमारा हो गया और कश्मीर को क्या हमने फिर उसको डिसओन कर दिया था? उसमें जो है ना इतना कंफ्यूजन था, कोई क्लैरिटी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। कश्मीर के साथ हमने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि हालात को हम जूं का तूं रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। और फिर हमने उसकी सप्लाईज बंद कर दी, ये बहाना बना के जी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। और इस पे एक कर्नल साहब हैं, कर्नल सिकंदर बलोच, ही बिलोंग्स टू द मोस्ट पेट्रियाटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। और कॉलम उन्होंने लिखा नवाए वक्त में, जो मोस्ट पेट्रियाटिक न्यूज़पेपर है इन द होल कंट्री, हमारी नजरियाती सरहदों का जो है वो निगहबान है। उसमें सरप्राइजिंगली पता नहीं कैसे उन्होंने वो पब्लिश कर दिया, 2013 की बात है। और उन्होंने यही तनकीदी जायजा लिया, उसने कहा जी हम अगर ऑब्जेक्टिवली जायजा लें तो ज्यादा गलतियां हमारी तरफ से हुई। यानी उस वक्त जब कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की, सप्लाईज उनकी रोक दी और फिर ट्राइबल इन्वेजन करवाया। ट्राइबल इन्वेजन में उसकी आप किताब देख लीजिए मेजर जनरल अकबर खान की, रेडर्स इन कश्मीर। वो खुद ये मानता है कि जूना वहां जो है बारामूला, बारामूला में इतनी कत्लो गारत हुई, क्रिश्चियन नन्स को भी नहीं छोड़ा गया। वहां पे एक छोटा सा हॉस्पिटल था, उसकी नन्स वो थी, नर्सेज और नन्स। तो 14,000 की आबादी थी उसकी, और 3 दिन के बाद वो 3,000 रह गई। इस हद तक कत्लेआम किया। और यही लोग अगर श्रीनगर एयरपोर्ट पे जाके कब्जा कर लेते, लूट मार ना करते, तो इंडिया की फौज के लिए फिर मुश्किल होता कि वो कैसे पहुंचते कश्मीर। यानी लूट मार का शौक इतना था, और आज पाकिस्तानियों को ये हकायक नहीं बताए जाते। यानी पाकिस्तान का एक इतना बड़ा जो है अखबार जो है नजरियाती सरहदों का हमारा अलमबरदार और उनका निगहबान, वो ये मान रहा है कि हमने इतनी ज्यादा गलतियां की। इसलिए कि जब आप लोगों को गलतियां बताएंगे ना, तो फिर लोग इतने जज्बाती नहीं होंगे कश्मीर के लिए। ये तो कत्लेआम का जो कन्फेशन है, ये आप बता रहे हैं कि नवाए वक़्त में भी माना गया और रेडर्स इन कश्मीर जो बुक ये है वो ये भी एक रेडर्स इन कश्मीर में है कि 14,000 की आबादी थी और 3,000 रह गई। कत्लो गारत को तो सब मान जाते हैं, लेकिन उसकी ग्रेविटी पे नहीं जाते कि उससे फिर लोग जो हैं वो खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, कत्लो गारत हुई, थोड़ी बहुत हो गई। तो उसने तो ये भी कुछ लिखा कि आपने की, उसने, कुछ हमने की, ये हाँ, हमेशा बात बराबरी, गोल-मटोल। जी, फाल्स फाल्स इक्विवेलेंस जो है वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और फिर ये है कि अगर आप किसी को ये पास्ट का रेफरेंस दें ना, तो वो फौरन कहते हैं जी लेट्स नॉट गेट ट्रैप्ड इन द पास्ट, हम माजी के गुलाम बन के ना रह जाए। ओ भाई, हम कोई 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। हम क्यों बात ना करें कि ये मसला पैदा कैसे हुआ। और फिर आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते, कश्मीर का जब इशू आप बताते हैं, यूएन रेजोल्यूशंस को एक्सप्लेन करें। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई थी कि हमारी किसी किसी टेक्स्ट बुक में यूएन की रेजोल्यूशंस पे कोई बहस मौजूद है। किसी ने नहीं लिखा कि किस कहीं पे बहस नहीं है उस पे। और यूएन का ये जो है कश्मीर का इशू पैदा कैसे हुआ, सरदार कयूम के पास एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का डेलीगेशन गया और उन्होंने पूछा कि जी ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो है ये क्यों नहीं है कि मसला कश्मीर कैसे पैदा हुआ, क्या आपकी किताबों में है ये, एजेके में जो किताबें हैं। तो उनका नहीं, हम वैसे जबानी बता देते हैं। भाई आप लिख के क्यों नहीं बताते? तो ये जो है ना फिर पकड़े जाते हैं ना आप, फिर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि अच्छा जी ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये कितना फैक्चुअली एक्यूरेट है, कितना फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। तो ये है, हम अवाम को
सॉरी, हम अवाम को जो है ना क्लैरिटी देना नहीं चाहते। हम अवाम को एक एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं एक कैनन फॉडर के तौर पे कि जी इनको हम इसका ईंधन बनाते रहें, और क्लैरिटी हमने नहीं देनी, बताना नहीं है कि ये मसला कैसे पैदा हुआ और हमारे लोगों ने क्या गलतियां की इसमें। मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ जहाँ तक मुझे याद है और ये ही कुछ इस तरह की बातें हैं, दीनियात के हवाले से भी लेकिन एक ये जो कश्मीर का इश्यू है, शायद 8वीं क्लास में थी या 9वीं क्लास में था, मुतालिया पाकिस्तान में कश्मीर का इश्यू जो एक्सप्लेन किया गया वो यही बताया जाता था कि किस तरह ये एक तो था ना कि फ़ोकस इस पे किया जाता था कि मुसलमानों की आबादी कश्मीर में ज़्यादा थी, पंजाब में जिस तरह ज़्यादा थी, तो वो एरियाज़ पाकिस्तान में आने चाहिए थे। जूनागढ़ वगैरह का कोई किस्सा नहीं सुनाया जाता था। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें ये बताया जाता था कि वहाँ के हिंदू डोगर राजा ने मकारी से नेहरू के साथ मिलीभगत के साथ कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ कर दिया और फिर दैट्स राइट। वहाँ पे और फिर 1948 में हमारे नौजवान वहाँ पे गए। तो ये वो चीज़ें हैं, जो आपकी उस वक़्त तो हम बच्चे थे, ऑब्वियसली हमने जज़्बा हुब्बुल-वतनी हमारे अंदर डाला जा रहा था। तो हम ये चीज़ें जब देखते थे, सुनते थे, हाँ भाई, ज़ाहिर बात है फिर नफ़रत ही होगी ना नेहरू से भी और सारों दैट्स से। राइट। कि आपने ये किया। फिर जब हम बड़े होते हैं, तो फिर हमें पता चलता कि यार ये तो सारी की सारी इन्होंने कहानी हमारे साथ उल्टी की। एक और किस्सा मैंने आपसे सुना जो आप बार-बार बताते हैं किसी बुक के हवाले के साथ ही कि लियाकत अली खान साहब के पास भी उस वक़्त लाए और उनको कहा कि कश्मीर आप ले लें। ये मिल जाना था लेकिन वो फिर कोई और चक्कर हो गया। वो भी बता दीजिए। जी, जी। वो सरदार शौकत हयात ने सबसे ज़्यादा उसकी डिटेल दी है, और ये 95 में किताब छपी थी, जंग पब्लिशर्स ने ये पब्लिश की। और उस वक़्त हमारे सबसे बड़े पैट्रियोटिक स्कॉलर जो समझे जाते हैं, सफदर महमूद, वो भी हयात थे। उन्होंने भी कभी इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया, ना किसी और हिस्टोरियन ने, स्कॉलर ने किया है। तो वो ये कहते हैं कि माउंटबेटन जब आए नवंबर 47 में लाहौर, तो अमंग अदर थिंग्स जब वो सारा चीजें डिस्कस हो गई, तो उन्होंने कहा मैं आप लोगों के लिए सरदार पटेल की एक ऑफर लाया हूं। और सरदार पटेल को कहते थे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और वो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट के इंचार्ज थे। और 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, और सबको उन्होंने जो है मेजोरिटी को उन्होंने इंडिया में सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया। लेकिन उनका ख्याल था कश्मीर हमारे लिए जो है ना हेडेक होगा। पंडित नेहरू की एक इमोशनल अटैचमेंट थी कश्मीर से, लेकिन सरदार पटेल वाज अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। तो उनको अंदाजा था कि ये जो है ना, इससे हम जान छुड़ा लें तो अच्छा है। बल्कि कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं, और उसकी अच्छी एविडेंस मौजूद है, कि पार्टीशन का जो फैसला था, कांग्रेस नहीं मान रही थी, तो पटेल वाज द मैन हु प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू। कि देखिए, जिस्म के एक हिस्से को अगर गैंग्रीन हो जाए, तो उसको काट फेंकना ही बेहतर होता है, बजाय इसके कि पूरा जिस्म उससे मुतासर हो। और ये बात भी मुझे सरदार शौकत हयात ने बताई जब मैं उनसे मिला एज ए स्टूडेंट। तो आज हमारे यहां कुछ लोग ये कहते हैं जी नेहरू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। आयशा जलाल उनमें से बहुत बड़ी चैंपियन है इस आर्ग्यूमेंट की। तो मैंने उनसे पूछा, इंटरव्यू मैंने किया, मैंने कहा मैडम अगर ये बात दुरुस्त है कि पंडित नेहरू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन, तो फिर तो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में ये लिखना चाहिए ना कि पाकिस्तान का फाउंडर जो था वो नेहरू था, जिन्ना नहीं थे। उस पे भी नहीं आई वो। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इट इज ओनली लॉजिकल कि अगर पार्टीशन जिना साहब नहीं चाहते थे, हेरल्ड में उनका इंटरव्यू है कि जी जिना डिड नॉट वांट पार्टीशन, नेहरू वांटेड पार्टीशन। तो भाई फिर लिखो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में कि जी नेहरू वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट जिना। तो ये हमारे तजादात हैं जिनको हमने कभी कोशिश नहीं की रिजॉल्व करने की। तो बहरहाल सरदार दूसरी शौकत तरफ से ये याद भी ये। कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ से ये भी हमारे पाकिस्तान में कहा जाता रहा, ये भी माशरती इल्म में था कि भारत ने कभी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। यस, दैट्स तो राइट। ये कैसे हो सकता है अगर उनका नेहरू जी कह रहे हैं कि अलहदा हो जाओ तुम, जो कि मेरा ख्याल से उनकी जेनरोसिटी थी जिसकी वजह से आजकल के जो जो ज़्यादा राइट विंग के इंडियंस हैं, वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने बनने दिया आसानी से। यस, नहीं यही तो हमारे तजादात है ना, कि वी वांट टू हैव इट बोथ वेज। एक तरफ अब ये भी कहते हैं कि जी जिना साहब का अज़्म समीम था, उनका एक फर्म रिजॉल्व था। उन्होंने अंग्रेजों की साजिशें भी नाकाम बना दी, उन्होंने हिंदुओं की साजिशें भी नाकाम बना दी, और पाकिस्तान कायम करके दिखाया। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं जी कि वो तो नेहरू चाह रहा था पार्टीशन, हम तो नहीं चाह रहे थे, हम तो कैबिनेट मिशन प्लान मान गए थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं जी जिना साहब तो कैबिनेट मिशन प्लान मान गए थे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ये किस तरह की एक्सेप्टेंस थी?
6 जून का जो है उनका स्टेटमेंट है, 6 जून 1946 का। पहले उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को कंडेम किया, उसके बाद स्ट्रेंजली एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करते वक्त कहा कि पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल। तो भाई व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज दिस? वो आपका अनअल्टरेबल गोल रहेगा और आप यूनाइटेड इंडिया में रहना भी कबूल कर रहे हैं। तो उसी पे पटेल ने फिर कहा कि भाई मुसलमानों में अलहदगी के जरासीम इस हद तक फैल गए हैं कि अगर हम इकट्ठा रखेंगे तो इट विल बी अ डिजास्टर। एक ही दफ्तर में काम करने वाले मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे, जो हिंदू और सिख हैं वो इंडिया के लिए काम कर रहे होंगे, तो हम एक फंक्शनल सिस्टम बना ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है, इट इज अनप्लेजेंट डिसीजन, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो इसी तरह से उन्होंने पार्टीशन के बाद जो है कश्मीर पे ये पैगाम भेजा कि आप हैदराबाद दक्कन में दस्तबरदार हो जाएं, उसमें इंटरफेयर ना करें, कश्मीर ले लें। तो सरदार शौकत आजाद ये कहते हैं कि मैं बाद में जब गवर्नर जनरल चले गए गवर्नर हाउस ओवरनाइट स्टे के लिए, तो मैं लियाकत अली खान के पास गया और मैंने कहा नवाबजादा साहब ये बड़ी अच्छी ऑफर है, कैंपेन जो है हमारी कश्मीर में वो ठीक नहीं जा रही, ही वाज इन चार्ज ऑफ दैट कैंपेन बाय द वे, तो ये आप एक्सेप्ट कर लें। तो उस पर वो कहते हैं शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत छोड़ के, जो पंजाब से भी बड़ी है, वो मैं उसको छोड़ दूं और कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? और आज हमें बताया जाता है जी वो तो हमारी जगलर वेन है, उसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं इतना नाराज हुआ, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हुआ लियाकत अली खान की बात सुन के कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि कश्मीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने फौरन उस कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। और ये बात जो है बहुत से ये और कब लोगों की ने भी बात है? की है। ये कब की दिस बात इज है? 40 दिस इज 47 नवंबर 47। तो वो कायदे-आज़म के पास क्यों नहीं गए? मतलब आपका क्या ख्याल है कि वो कायदे आजम की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते थे? नहीं। ये तो अंडरस्टूड है कि कायदे आजम जो हैं उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। अब देखिए दुनिया के किस मुल्क में गवर्नर जनरल जो है वो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करता है? क्योंकि टीबी पाकिस्तान भी में है, बीमारियाँ भी जी, हैं। पाकिस्तान में जो चेयर करता था कैबिनेट मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो जिन्ना साहब थे। और जो कैबिनेट बनी थी वो वजीर आजम ने नहीं बनाई थी, वो जिन्ना साहब ने बनाई थी। और सरप्राइजिंगली उसी कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो मिनिस्टर जिन्ना साहब से डिसएग्री करेगा ही विल लूज हिज पोजीशन। कैन यू इमेजिन अ मोर अनडेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन बाय एनी कैबिनेट? ओ भाई फिर एक ऑनेस्ट डिबेट डिस्कशन कैसे होगी कि आप अगर डिसएग्री ही नहीं कर सकते किसी से? इवन कोर कमांडर की मीटिंग में भी आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब फैसला हो जाए बाहर आके ऐलान नहीं कर सकते कि जी ये डिसएग्रीमेंट था। सो कोर कमांडर मीटिंग हैज मोर डेमोक्रेसी देन दैट कैबिनेट, हमारी जो इनिशियल फर्स्ट कैबिनेट थी जो। तो बहरहाल लियाकत अली खान ने ये कहा जी कि मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और ये लिखा है सरदार इब्राहिम ने, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एजेके के, कश्मीर सागा उनकी किताब है, कि लियाकत अली खान ने मुझसे पूछा कि इस तरह से इंडिया से एक ऑफर आई है, आप क्या कहते हो? मैंने कहा जी ये तो बड़ी रीजनेबल ऑफर है, आप फौरन कबूल कर लें। अच्छा, उस पर उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर है ना हमारा गुलाम मोहम्मद, वो नहीं मानता, तुम जाओ उसको कन्विंस करो। इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर हेल्पलेस है और वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेज रहा है सरदार इब्राहिम को। सरदार इब्राहिम साहब गए उसके पास और उसको हर मुमकिन कोशिश की कि यार ये अच्छी ऑफर है, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो वो कहते हैं कि आई हैड अ डिटेल्ड मीटिंग बट ही डिड नॉट बज एन इंच, वो जरा सा भी इधर से उधर नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि दिस इज हाउ वी लॉस्ट कश्मीर। और बाद में कहते हैं मुझे पता चला एक एडवेंचरस पायलट था सिडनी कॉटन नामी, वो सोने की ईंटें लाया करता था हैदराबाद दक्कन से कराची, और उन ईंटों में गुलाम मोहम्मद का हिस्सा होता था। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। ये वो हिस्ट्री है जो आप अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को बताना नहीं चाहते, ताकि वो इसी पब्बल पूसे में फंसे रहें और कश्मीर कश्मीर करते रहें कि वो यही समझते हैं जी हम 100% सही हैं और इंडिया 100% गलत है। तो भाई मैं कई कई लोगों से ये मैंने कहा, भाई देखो
इफ यू मिस द बस, यू मिस द बस। अभी भी वन थर्ड कश्मीर आपके पास है, जम्मू एंड कश्मीर की जो जो हिस्टोरिक स्टेट थी। तो आप फिर 1965 की मिसाल मैंने कई दफा दी। एमबी नकवी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि 1965 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए ताकत इस्तेमाल की, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। तो हमें समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, वी शुड हैव मूव्ड ऑन, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करते हमें फायदा होता। तो मैंने हारिस साहब बात की आगा शाही से। आई मेट हिम इन 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 दोज डेज, 88 की बात है ये। तो मैंने कहा जी आगा एमबी नकवी साहब ने ये लिखा है हेरल्ड में। तो आगा शाही साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। कहते हैं एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये जो बात है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा। वो 60% है पाकिस्तान का। उन्होंने ये नहीं कहा कि एमबी नकवी ने गलत बात की, अनप्रिंसिपल्ड बात की, या उन्होंने कोई गद्दारी कर दी पाकिस्तान से। तो बात यह है जी, पंजाबियों को आपने इतना जज्बाती किया हुआ है इस पे, और उस पे भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब पंजाबी इतने इमोशनल नहीं होते कश्मीर के इशू पे। लेकिन कोई ऐसा अथॉरिटेटिव, कोई रिलायबल वो नहीं हुआ कोई सर्वे कि पंजाबी किस हद तक इस मसले पे जज्बाती हैं। मेन चीज ये है कि चूंकि उनको पता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट्स भी डरती हैं कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज करने से। उनको खौफ ये होता है कि जी वो लोग उठ खड़े होंगे, बगावत कर देंगे। तो मेन चीज ये है कि आप लोगों को एजुकेट करें। अब जैसे जनरल बाजवा की बात पाकिस्तानी वो मीडिया में उसके आ ऊपर चुकी उसके है। हाँ, उसके ऊपर जी। करते हैं बात। मैं ज़रा इसके ऊपर क्रोनोलॉजिकली चलना चाहता हूँ। मैं मेरा कंस्पिरेटोरियल ज़हन ये कह रहा था कि इधर से ये सोच रहे थे कि जूनागढ़ शायद हम प्रेशर डाल के ले लें, लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्लान तो है कि हमने वहाँ पे जहादिये डाल देने हैं। क्या इसका कोई एविडेंस मिलता है कि उसी वक़्त से इनकी कोशिश थी कि हम कश्मीर को तो वैसे बाय फ़ोर्स ले लेंगे क्योंकि कंटीगुअस है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और वो भी ज़रा बता दें कि फिर जब वो हो गया तो फिर उसके आगे यूएन में मामला कैसे गया और यूएन की क्या सिचुएशन थी? जी, उसमें ये है ना, एक तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी नहीं थी। हैदराबाद दक्कन की मेन अट्रैक्शन पाकिस्तान के लिए क्या थी कि वो बहुत रिच स्टेट थी, और वहां का जो निजाम था, जो रूलर उसको कहते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद, ही वाज एट द टाइम द रिचेस्ट मैन। और टाइम मैगजीन ने गालबन 36 में 1936 में एक स्टोरी उस पर छापी थी, रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। तो वो उस जमाने का इलॉन मस्क था एक लिहाज से। तो वो उम्मीद थी कि वहां से पैसे आने थे, पैसे आते थे तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का निजाम चलता था। तो क्लैरिटी नहीं थी कि यार वो रियलिस्टिक नहीं है हैदराबाद दक्कन का, वो हमारे साथ नहीं आ सकता या इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। और वहां पे एक साहब थे कासिम रिजवी, वो भी बड़े शोला बयान मुकर्रर थे। मौलाना मौदूदी ने उनको खत लिखा, और मौदूदी साहब का भी ताल्लुक जो है हैदराबाद दक्कन से था, तो उनको हालात का पता था। तो उन्होंने कासिम रिजवी को खत लिखा कि भाई इंडिया के साथ आप कोई आबरू मंदाना को ऑनरेबल एग्रीमेंट कर लो, ये जो निज़ाम ने जो सिस्टम बनाया है ना, ये रेत की दीवार साबित होगा, और अगर कोई मिलिट्री एक्शन हुआ तो गरीब लोगों का नुकसान होगा और जो अमीर लोग हैं बच जाएंगे। तो उस पे कहते हैं कि वो कंटेम्पचुअसली जो कासिम रिजवी ने खत ऐसे फेंक दिया कि मौलाना मदूदी हमें बुजदिली की तलकीन कर रहे हैं, ही इज प्रीचिंग कावर्डिस टू अस। तो उस पे फिर मौदूदी साहब ने बाद में लिखा कि हमारी कौम को ऐसे ही जज्बाती लीडर पसंद आते हैं जो उनको बेवकूफ बनाते हैं, उनके जज्बात का इस्तेहसाल करते हैं। तो फिर जब मिलिट्री एक्शन हुआ तो कासिम रिजवी साहब पकड़े गए थे, 8-10 साल जेल में रहे। तो उनको इस शर्त पे रिहा किया गया कि आप फौरन पाकिस्तान चले जाएं। तो वो फिर पाकिस्तान आ गए थे। तो ये है इसकी हिस्ट्री। और जहां तक यूएन में जाने का ताल्लुक है, तो वो एक्चुअली माउंट बैटन ने कन्विंस किया, परसुएड किया नेहरू को कि जी आप यूएन में चले जाएं और सुलह सफाई से काम करें वगैरह वगैरह। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि जिहादियों का भेजने का जहां तक ताल्लुक है जूनागढ़ में, वो तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी लगती नहीं है। लेकिन कश्मीर चूंकि कंटिगुअस था, तो इसलिए वो ट्राइबल इन्वेजन जो है वो एक पॉसिबिलिटी थी, तो उन्होंने उससे फायदा उठाया। हमें तो तो ये भी यूएन बताया का जाता हमें तो ये भी बताया जाता है कि हमारे जो जवान थे, जहादिये थे, वो कबायली कहा जाता है, जहादिये तो नहीं बोला जाता। हमारे जो कबायली बहादुर कबायली कबायली जो अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद कराने गए, वहाँ पे इतनी फतूहात उनकी हासिल हो रही थी कि नेहरू रोता-रोता यूएनओ चला गया। उसकी तो ये भी तो हमें बताया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? दैट इज वेरी स्ट्रेंज। इसलिए कि जब इंडियन फौज आ गई, फिर तो इन्होंने वापसी की दौड़ लगा दी थी इन ट्राइबल्स ने।
और उसपे ये भी कहा जाता है कि वो इज़िली बाकी जो इलाके हैं, मुज़फ़्फ़राबाद और ये जो हैं बाग वग़ैरह, इस पे भी कब्ज़ा कर सकते थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने कहा नेहरू को, बस कितना हो गया, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि वो जो है उनका असर नहीं था, बाकी इलाकों पे शेख अब्दुल्ला का असर असर नहीं था। तो वो अपनी सियासत चमका रहे थे कि मैं उन्हीं इलाकों तक महदूद रहूं जहां मेरी पॉपुलैरिटी है, जहां कश्मीरी बोली जाती है। वरना बाकी भी जो है बहुत सारे इलाके इंडियन फौज उस वक्त फतह कर सकती थी। तो नेहरू ने भी कहा चलो जी, ये शेख अब्दुल्ला जो है मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा सेकुलर माइंडेड आदमी है, ये अगर कह रहा तो हम इधर सीज फायर कर लेते हैं। उधर से जो है माउंट बैटन ने कहा कि जी इसको ले जाएं, यूएन में ले जाएं, तो हम अच्छा रेजोल्यूशन उस पर कर लेंगे इसका। तो वो भी नहीं हुआ। तो अब बहुत सारे हमारे जो हैं डिप्लोमेट्स और बाकी लोग कहते हैं कि जी देखें इंडिया ने प्लेबिसेट नहीं करवाया। मैं कहता हूँ यार प्लेबिसेट तो आगे की बात है, आपको तो प्लेट में रख के मिल रहा था, आपने नहीं लिया। और फिर ये जो रेजोल्यूशन थी 47, जो मशहूर रेजोल्यूशन है, उसकी जो शराइत थी, पहली शर्त यही थी कि पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपने ट्रूप्स भी, और नॉन रेजिडेंट्स जो आमतौर पे वहां नहीं रहते रहे उनको भी वापस करेगा, और जो आपके ट्रूप्स हैं उनको भी वापस करेगा। तो उस पे वो कहते हैं जी कि नहीं 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 नहीं, वो तो देखो ना, हम अगर वापस वहां से विड्रॉ कर लेते तो इंडिया कब्जा कर लेता। तो भाई फिर अगर इतना आपको है, मिसट्रस्ट है, तो फिर क्या, फिर तो कुछ कुछ रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप खुद उस रेजोल्यूशन पे अमल नहीं कर रहे और फिर ब्लेम कर रहे हो इंडिया को कि जी उन्होंने नहीं किया। उसके अलावा जो दूसरी एविडेंस है वो एजी नोरानी की बुक में है। एट वन स्टेज इंडिया ऑफर्ड अ प्लेबिसाइट इन ऑल दीज थ्री स्टेट्स, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर। और इंडियंस भी उस वक्त काफी कॉन्फिडेंट थे कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला वाज वेरी पॉपुलर, कि हम ये रेफरेंडम या प्लेबिसाइट जीत सकते हैं। और जूनागढ़ और हैदराबाद, दक्कन का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इंडिया वहां हार जाता, वो हिंदू थे कि वहाँ वहां पे। पे 80% 85% जो है हिंदूज थे। तो जिना साहब ने उस पर इनकार कर दिया। उस पे मैंने पिछले दिनों, एक एम्बेसडर हैं हमारे, ही इज अ गुड गाय, इमरान अली, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने इसको डिस्प्यूट किया कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। वो फिर मैंने नीचे कमेंट्स में अपने डिस्क्रिप्शन में उसका प्रूफ भी दिया। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि एजी नूरानी इज अ क्रेडिबल हिस्टोरियन, क्रेडिबल स्कॉलर, लीडिंग स्कॉलर, बल्कि कश्मीर पे उन्होंने पहली किताब कश्मीर पे 1964 में लिखी थी। और ये जो किताब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2014 में छापी कराची में, और उस पर काफी सारे रिव्यूज आ चुके हैं। किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया उनकी इस बात को कि ये बात गलत है। ये तो वही साहब है जो उठ जिनासा, के चले गए थे? मैंने सुना था मेरा ख्याल ये इंटरव्यू, ये भी नहीं उठ के नहीं, चले गए थे। ही डिडंट वॉक ओके। आउट, ही डिडंट वॉक आउट। तो वो इस बात से नाराज थे कि मैं जूनागढ़ की बात करता हूं, मैं ये बातें करता हूं, इस तरह के रेफरेंसेस क्यों लाता हूं। तो बाद में उन्होंने माना कि एजी नोरानी की किताब भी अच्छी किताब है। तो भाई फिर आप उसका डिस्प्यूट करें ना, उसको विद एविडेंस, जिसको कहते हैं कि रिफ्यूट करें विद लॉजिक एंड कॉन्ट्रेरी एविडेंस। तो ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और किसी ने, उनकी जिंदगी में, अभी उनकी डेथ हुई है मेरे ख्याल साल, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए होंगे मैक्सिमम। तो भाई उस वक्त क्यों नहीं आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया उनको, क्यों नहीं कन्फ्रंट किया? वो तो बाकायदगी से आते थे यहाँ पे ऑक्सफर्ड का। लास्ट टाइम उनको मैंने सुना यहाँ इस्लामाबाद, ऑक्सफोर्ड वालों का जो लिटरेरी फेस्टिवल होता है उसमें आए हुए थे वो। और उन्होंने उसमें एक वो स्टेटमेंट भी जिन्ना साहब की सुनाई कि 41 में जिन्ना साहब ने कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस हैं उनके 6 करोड़ लोगों को आज़ाद करवाने के लिए मैं उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं। उस पर उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार ये जो लोग थे मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस की, क्या भेड़ बकरियां थे जिनकी ओनरशिप जिन्ना साहब के पास थी? लीडर तो बचाने की बात करता है या कुर्बान करने की बात करता है? तो इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं उनको भी आप बैक जुम्बश कलम डिसमिस कर दें कि जी ये तो बात हुई नहीं। दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इन माय ओपिनियन। वो एकेडमिक नहीं होता, वो तो पहली कई लोग तो पहली दफ़ा सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, तो वो उनका अंदर का वो डिनायल मोड में चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कि हाँ, क्योंकि मैंने तो यस। ऐसा सुना ही नहीं। जी, इसके ऊपर तो फिर ये जैसा आपने बताया कि इसकी रेफरेंडम की ऑफर भी हुई, प्लेबिसाइट की, फिर ये ना सीज़ फायर हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। और उसके अंदर यही जो यूएन की रेज़ोल्यूशन है उसके अंदर क्लियर शराइत है, ये मैंने भी फिर ये बाद में पढ़ी थी, जो क्रिस्टीन फेयर वाला जो मामला हुआ था। तो आपने पहले उनको उतारना है, यू हैव टू डीमिलिटराइज़ करना है इसको, ये तो कोई बताता ही नहीं। तो चले हमारी अवाम को अगर ना पता हो, लेकिन जो हमारी स्टेट है
उसको तो ऑब्वियसली पता होगा। तो वो ये झूठ क्यों बोलते हैं कि भारत देखो भाई तुम यानी वो इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि भाई तुम नहीं रेफरेंडम करा रहे देयरफॉर क्योंकि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है। उसमें मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि इवन जो हमारी रूलिंग एलीट है, उसमें भी सबको नहीं पता होगा इन चीज़ों का। अगर किसी को पता भी है, लेट्स से कि 5% लोगों को पता होगा, वो भी फिर चुप रहते हैं, कन्वीनियंस के लिए, अपने अपने जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को प्रिजर्व करने के लिए कि हमें क्या ज़रूरत है यार, व्हाई शुड वी स्टिक आवर नेक आउट? अगर नहीं पता तो ठीक है, जिस तरह चल रहा है चलने दो। हर बंदा अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहता है। तो असल मसला यही है कि जब तक अवाम को इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा, तो ये मसला कभी हल हो नहीं सकता। गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमेशा इसी खौफ में ही रहेंगी कि यार ये तो बहुत जज्बाती मसला है और इस पे लोग उठ खड़े होंगे। तो दैट इज़ फास्ट हाउ वी आर फॉरवर्ड स्टक। जी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो ये यूएन का ये इशू हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर डाल दिया इशू। फिर एक और फेज़ में हम एंटर होते हैं 88 में जब जिहाद की पॉलिसी शुरू होती है। ऑब्वियसली 65 में भी ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, वो एक अलग टॉपिक है। यानी हम कोशिश करते रहे कि शायद हम इसको ले लें। वसीम अल्ताफ साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया था कि रन कुछ के मामले पे 1965 में पहले उन्होंने एडवेंचर किया तो उन्हें लगा कि शायद वी कैन गो अहेड, फिर इसलिए ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया। फिर 1988 में हमने एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू की कि हम डायरेक्ट मिलिट्री नहीं करेंगे। वैसे तो 1948 में भी डायरेक्ट नहीं था और 65 में भी मेरा ख्याल कबायलियों को ही बीच में डाला था और जिस तरह कारगिल में था, वो भी वन ट्रिक पोनी ही है हम। तो जो 1988 से जो जिहाद का था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? क्या वेस्ट को पता था कि हम ये शरारतें कर रहे हैं? वेस्ट को मेरा ख्याल है शायद शुरू में अगर ना भी पता हो तो वो फिर पता तो चला लेते हैं ना, उनके तो बहुत ज़राए होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको ना पता हो। लेकिन बात यही थी ना कि उसमें हमने जो है बहुत सोच समझ के कोई पॉलिसी नहीं बनाई अनफॉर्चुनेटली, वेल थॉट आउट जो है। तो पहले जो है जैसे जेकेएलएफ थी, वो मिलिटेंसी में गए। बाद में जो है उनको अंदाजा हुआ कि यार ये हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट किया जा रहा है, तो हम तो डिसएडवांटेज्ड हैं इसमें। तो उन्होंने फिर वो मिलिटेंसी छोड़ दी और उन्हीं का एक मिलिटेंट था वो जिसका बड़ा मशहूर है बिट्टा कराटे, जिसका असल नाम फारूक डार है। उसका आप क्लिप देखिएगा, वो इंटरनेट पे मौजूद है। वो एक दफा पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि आपने कितने पंडित मारे होंगे। तो पंडितों का की किलिंग जो है उसने मेरे ख्याल में शुरू की थी। तो उसने कहा जी 10-15 होंगे। तो उसने कहा 10-15 या 15-20 का, तो हो सकता है 15-20 हो। तो उससे पूछा गया कि अच्छा आप टारगेट कैसे सेलेक्ट करते थे? कहता है जी मुझे हुक्म मिलता था ऊपर से कि फलां को मार दो तो मैं मार देता था। तो उसने कहा आप अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं करते थे? नहीं जी कोई इस तरह का मसला नहीं था। तो उसने कहा अगर आपको ऑर्डर मिलता कि अपने भाई को मार दो, अपनी माँ को मार दो, तो कहता मैं उनको भी मार देता। तो इस हद तक जो है ब्रेन वॉशिंग की गई कि आपने अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं करना, जो ऑर्डर ऊपर से मिलना है उसी को आपने इम्प्लीमेंट करना है। आप उस वक्त देखिए ना, वहां का वाइस चांसलर थे एक, आई थिंक मुशीरुल हक वाज हिज नेम, उसको मारा गया। फिर इवन मीर वाइज को एक मिलिटेंट ने मारा। हमारे यहाँ तो ये प्रोपेगेंडा उस वक्त किया गया था कि जी ये तो इंडिया ने मारा है उनको। अब जो है मिलिटेंट्स या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनसे आप बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, वो खुद मान जाते हैं कि जी एक मिलिटेंट ने मारा था उसको। तो ये जो है इस तरह की कत्लो गारत जब आप करेंगे तो फिर लोगों की सिंपथीज भी आप लूज कर जाते हैं। फिर वो जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक कल्चर इंपोज करने की कोशिश की। अब देखिए ना, अली गिलानी जो सबसे मशहूर और पॉपुलर लीडर थे कश्मीर के पाकिस्तान में, उनका क्या है ट्रैक रिकॉर्ड? उन्होंने उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी श्रीनगर में, और और हाफिज इधर सईद कराची ने में भी। हुँ। लाहौर में हाफिज सईद ने पढ़ाई थी। कराची में भी हुई थी लेकिन कोई मशहूर आदमी शायद इतना नहीं था कि हाफिज सईद लाहौर में उनके गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं और अली गिलानी साहब श्रीनगर में पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप खुद कश्मीर की इस स्ट्रगल को उसामा बिन लादेन से जोड़ रहे हो। तो पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं कश्मीर में, वो इस तरह के लोग हैं, वो कितना प्रोग्रेसिव विजन रखते हैं। और इसी तरह जो ये जो कश्मीरी पंडित का, क्योंकि जब ये मैंने ये काम शुरू किया तो ऑब्वियसली इंडियंस के साथ इंटरेक्शन भी होना शुरू हुई। एज़ अ नॉर्मल पाकिस्तानी, एज़ अ ले पर्सन पाकिस्तानी जिसको कोई इतनी, यानी हम ऑब्वियसली हम भी पीटीवी और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ही सुनते थे। तो कश्मीरी पंडित्स का जो जेनोसाइड हुआ, जहाँ जो उनको मुल्क बदर कर दिया गया, जो ये हमारी इस वक़्त आजकल फ़लस्तीन के नाम पे बहुत इनको तकलीफ़ होती है, बड़े ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं। कुछ लोग उसका नंबर 1 लाख बताते हैं, कई लोग 8 लाख तक कश्मीरी पंडितों का नंबर लेके जाते हैं। ये तो पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि उनका जो जेनोसाइड हुआ या उनको निकाला, और ये भी मुझे तो
ये जब मैंने ये सिलसिला यूट्यूब का शुरू किया, ये तो मुझे तब पता चला। जी, एग्ज़ैक्टली। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 90 में मैंने सुना ज़रूर था ये कि पंडितों का वहाँ से एग्ज़िट हुआ है, एक्सोडस हुआ है, लेकिन वो ब्लेम कर देते थे इज़िली जगमोहन पे। अब जगमोहन उस वक़्त जो है वो 4-5 महीने के लिए गवर्नर बने थे। तो अभी एक एम्बेसडर साहब ने कहा जी उनकी स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी थी। तो भई वो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे? तो मतलब कोई अंग्रेज का दौर तो नहीं था कि गवर्नर जनरल के पास इतने इख्तियारात आ गए थे कि वो जनाब एक अपनी पॉलिसी वहां चला देता। तो मैंने जो है आज से 4 एक साल पहले रोहिदाद खान का इंटरव्यू किया एंड रोहिदाद खान वाज द मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट अलाइव एट दैट टाइम। उनकी पैदाइश 1923 की थी। तो उनसे मैंने ये पूछा, मैंने कहा जी पंडितों के एग्जिट पे क्या कहते हैं आप? एंड ही सरप्राइज मी विद हिज आंसर कि मुझे तो पता ही नहीं इसका। और मेंटली अलर्ट थे वो। चलने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी लेकिन मेंटली अलर्ट थे। और उन्होंने कहा, इतने वेल इन्फॉर्म्ड आदमी थे, उन्होंने किताबें लिखी हैं और सीनियर ओहदों पे रहे। 1971 में मेरा ख्याल है पीटीवी के चेयरमैन थे वो उस वक्त, और वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो कश्मीरियों के एक्सोडस का कोई आइडिया ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो अगर रोहिदाद खान जैसे बंदे को नहीं पता तो आप एक आम पाकिस्तानी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिस इज वेरी वेरी सैड सिचुएशन। तो ये चलें हमने ये बहुत सारे ऑब्वियसली इसके अंदर और बहुत सारे आई एम श्योर कि जितना इसको खरीदेंगे उतने हमें इसके अंदर से झूठ मिलते जाएँगे। तो अब की हमारी स्टेटेड पॉलिसी केवल क्या आप बताना चाह रहे थे कि जो लास्ट एक मेजर ऑब्वियसली एक मुशर्रफ के ज़माने में एक होने लगा था, कोई पेशरफ्त होने लगी थी या फिर अभी मोस्ट रिसेंटली बाजवा साहब की होने लगी थी लेकिन वो फिर खान साहब पीछे हट गए और अब तो हमारे पास एक नई क़यादत आई है जो बहुत जज़्बा हुब्बुल वतनी भी है उसके अंदर और दीन-ए-ईमान से भी भरे हुए हैं, तो आगे का फ्यूचर क्या है? जी, मुशर्रफ के दौर में भी बेसिकली इट वाज मोर और लेस स्टेटस को, कि ठीक है बॉर्डर को, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप थोड़ा ईज कर दें, आसान कर दें, आना जाना हो। एंड दैट आई थिंक इज अ रियलिस्टिक सोल्यूशन। तो अब पहले जो है, आपने आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ की एक तकरीर है, कराची में वो खिताब कर रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से। ही वाज आर्मी चीफ ओनली एट द टाइम, ही वाज नॉट प्रेसिडेंट। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर रिजॉल्व हो भी जाए तो इंडिया के साथ हमारा लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। तो ये शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि इंडिया के साथ जो है ये इट खड़क्का जारी रहना चाहिए, और लो इंटेंसिटी हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब वॉर होती है तो वो फिर बहुत सी चीजें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं उससे। तो उनको भी यही एहसास हुआ कि भाई ये जो हल है ना इसका यही है कि इसको आप, कश्मीरियों के लिए भी आसानियां पैदा कर हो जाएंगी और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी बेहतर हो जाएंगे। और फिर मोर रिसेंटली जनरल बाजवा ने ये कोशिश की, और वो उनका कहना है कि इमरान खान की मर्जी से हमने ये सिलसिला शुरू किया था इंडियंस के साथ नेगोशिएशंस का। लेकिन जब वो फाइनल हो गया और उसमें मेन चीज ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, वहां बलोचिस्तान में एक मंदिर है वहां जाएंगे, और फिर वहां इस्लामाबाद आएंगे और ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस की बहाली का ऐलान करेंगे। कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। और यह भी मैं बताता जाऊं कि जब प्रेसिडेंट जरदारी पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने 30 साल तक फ्रीज करने की बात की थी कश्मीर इशू को। तो ये कोई नई बात नहीं है उस लिहाज से। लेकिन लेकिन उस वक़्त कियानी साहब शायद ना मानते क्योंकि ये भी बड़ा जी, ज़रूरी था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक लीग में होनी चाहिए और ये जो आप वाक़या बता रहे हैं बाजवा साहब का, ये पुलवामा 2019 में जो खटपट हुई थी उसके बाद की बात है? बाद का है जी, एग्जैक्टली। आई थिंक दिस इज 2021। वाओ! और ये भी आपको याद होगा कि जिस दिन बाजवा साहब आर्मी चीफ बनेंगे थे तो आर्मी, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बड़ी वो है, कशीदगी है और फायरिंग हो रही है ये। तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा था कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं, और वो ठीक हो गया था। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि इमरान खान से पूछ के हमने ये सिलसिला शुरू किया था। लेकिन फिर जो है हमारे जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इमरान खान से कहा कि जी अगर हमने ये मान लिया तो लोग हमें गद्दार समझेंगे और हमें वोट नहीं मिलेंगे। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी, दिस इज हाउ वी लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। वरना तो हमेशा यही होता है कि सिविलियंस जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी मुखालफत करती रही है। तो इमरान खान अगर थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करते तो वो ये कहते कि जी आप जरा सा रुक जाएं, हम अपने मीडिया को खोलते हैं, 2-3 महीने हम रिएक्शन देखते हैं,
जमात इस्लामी को भी लाएं, बाकी लोगों को भी लाएं, ताकि बाद में फिर ये शोर ना मचाएं कि जी गद्दारी कर दी, कश्मीर बेच दिया। और ये कश्मीर बेच दिया बहुत दफा हमने सुना है। भुट्टो और ये साहब उस ने भी वक़्त कहा था। ये जी, इस ज़माने में अयूब वो खान। नारे भी लग रहे थे टीवी में कि जो मोदी का यार है गद्दार है, इसमें तो खान साहब बहुत ज़्यादा मोदी जी को गालियाँ दे रहे थे इन हाँ, दिनों में। ये जो नारा है ये बिलावल ने लगाया था 2016 में। एजेके में जब इलेक्शंस थे, हमारे यहाँ कहा जाता है जी हमारे इलेक्शन में इंडिया इशू नहीं बनता। और भाई इंडिया इशू नहीं इसलिए नहीं बनता कि वेल एस्टेब्लिश्ड है कि हमारे अखबारात जब लिखते हैं, इंडिया का जिक्र करते हैं, तो वो हमेशा ये लिखना नहीं भूलते, अजली दुश्मन और मक्कार दुश्मन, सो इटर्नल एंड कनिंग एनिमी। तो ये तो एक वेल स्टेप। फिर कश्मीर के इलेक्शन में बिलावल ने ये नारा लगाया, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। हालांकि मोदी जी जो है उस वक्त अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दांव पे लगा के आए थे। उनके एडवाइजर्स ने मशवरा दिया था कि आपकी पॉपुलैरिटी को नुकसान होगा पाकिस्तान जाने से, एंड ही टुक अ रिस्क। और उसका फिर आप देख लीजिए उनको क्या तोहफा मिला। पठानकोट का तोहफा मिला और फिर बिलावल साहब का ये तोहफा मिला कि जी मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। पूछना चाहिए बिलावल साहब से कि आप डू यू स्टैंड बाय दैट स्लोगन। और अब वो एक तो नई पॉलिसी। आजकल भी बहुत गालियाँ दे रहे हैं। वो ये जो इसी की तरफ फ्यूचर की तरफ आने लगा था कि अब चलें, ये भी हो गया लेकिन अब एक नया सेटअप और नई, क्योंकि हमारे जब भी कोई नए आर्मी चीफ आते हैं तो वो अपने साथ नई पॉलिसी लाते हैं और हम लोग दुआएँ कर रहे होते हैं कि या काश ये भी थोड़े इनका रुझान थोड़ा सख्त ना हो, लेकिन वो भी एक तरीके के रोल ऑफ द डाइस ही होती है। तो अब क्या है, और ये भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत बड़ी मात दी है भारत को, और हमारे वही बिलावल भुट्टो साहब अब पूरी दुनिया में जा के वो जुगते भी मार रहे हैं कि मोदी जी एक टेमू वर्जन के नेतन्याहू हैं। तो आपने जो सवाल पूछा, मेरा ख़्याल वो तो अभी भी इस पे कायम रहेंगे। नहीं, उसमें देखिए ना उनसे एक तो बात ये पूछने वाली है कि आपके नाना ने नारा लगाया था हजार साल जंग का, तो डू यू स्टैंड बाय दैट। और फिर ये जो है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आप इमरान आज भी नवाज शरीफ को गद्दार समझते हैं क्या? उनका भाई भी इस गद्दारी में शामिल है कि नहीं है? और फिर ये देखिए हमारी क्या पॉलिसी थी 2019 में, जब इंडिया ने वो आर्टिकल 370 रिपील किया कि अब हम बात नहीं करेंगे इंडिया से जब तक कि वो इस आर्टिकल को रिस्टोर नहीं कर देते। और इंटरेस्टिंगली आपको आपको याद होगा कि हमारे कोर कमांडर्स ने 6 अगस्त 1900 सॉरी 6 अगस्त 2019 को मीटिंग की थी और उसमें ये कहा था कि यार 370 की रिपील से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ये तो लेजिटिमाइज करती थी इंडिया की जो एनेक्सेशन थी कश्मीर की। हमने कब उसको माना था? तो ये रिपील हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जब तक ये रिस्टोर नहीं होता हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अब बिलावल साहब कह रहे हैं हम इंडिया से बात करने के लिए तैयार हैं, टेररिज्म पे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अब क्या ये पॉलिसी चेंज हो गई है? किसने चेंज की? कब चेंज हुई? और अगर आप वाकई सीरियस हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं इंडिया से, तो फिर इस तरह की जुबान जो है आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? हमारे एक हार्ड लाइन एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित, वो बहुत हार्ड स्टांस लेते हैं इंडिया के खिलाफ। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो जिससे वो कुछ परेशान भी हुए। बाद में उन्होंने मेरे खिलाफ भी एक वीडियो बनाई थी। बहरहाल वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान की ये पॉलिसी जो थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज करने की, वो मुनासिब नहीं थी। इसलिए कि एक प्राइम मिनिस्टर को दूसरे के बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और खास तौर पे जब आप मुज़ाकरात भी चाह रहे हैं तो फिर आप गाली गलौज से एतराज करें और गिव हिम सम रिस्पेक्ट, ताकि कोई बातचीत का रास्ता खुल सके। तो ही इज कंट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ एंड ही इज अनएबल टू सी हिज कंट्राडिक्शन। तो लास्ट पार्टिंग वर्ड्स के आपको क्या लगता है कि ये कोई इसका अब सॉल्यूशन अब होगा? हमारे नए फील्ड मार्शल साहब जैसे आए हैं और वही हमने किसी बड़ी बात उठा ली है कि एक तरफ तो दहशतगर्दी होती रहती है या भारत समझता है कि उसके खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन हम यहाँ से कहते हैं मुज़ाकरात कर लें, टेबल पे बैठ जाएँ, और इंडिया कहता है कि आप दहशतगर्दी नहीं खत्म करते, आपने हाफिज़ सईद को रखा हुआ है, मसूद अज़हर को रखा हुआ है, तो हम कैसे आपसे बात करें? तो आगे का क्या फ्यूचर है? अच्छा, इस पे भी आप ये देखिए कि पाकिस्तान में क्लियरली आपको एक कंट्राडिक्शन नजर आएगी। एक तरफ तो हमारे पूरी स्टेट का, हमारे मीडिया का इस पे इत्तेफाक है कि पहलगाम वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। साथ ही आपको अब्दुल बासित जैसे लोग ये कहते भी नजर आते हैं, और उनका वो ट्वीट था मेरे ख्याल में 29 ऑफ अप्रैल का, जिसमें वो ये तासुर देते नजर आ रहे हैं कि इट वाज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस।
यानी जब तक कश्मीर का मसला रिज़ॉल्व नहीं होता, इसका मतलब है कि हमारे इत्मीनान के मुताबिक वो फ्रीडम until फाइटर्स Kashmir हैं। जी, until Kashmir issue is resolved to our satisfaction, such incidents will keep happening. तो जब आप ये बात करते हैं तो फिर दूसरे सांस में ये कहते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग था। देयर इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन इन दीज टू स्टेटमेंट्स। तो हम अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस को देखने की सलाहियत से शायद महरूम हो चुके हैं, तो हमें वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती। तो अब मेरे ख्याल में इसका जो है ना जी, इजीएस्ट सोल्यूशन यही है कि मीडिया को खोलिए, प्रिंट मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, एंड लेट देयर बी डिबेट, ऑनेस्ट डिबेट, ओपन डिबेट, कि कश्मीर का मसला है क्या, ये किन मराहल से गुजरा, कैसे पैदा हुआ। उसके बगैर जो है ना ये कभी रिजॉल्व नहीं होगा। जब लोगों को समझ आ जाएगी कि कश्मीर का मसला है क्या, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो फिर ये रिजॉल्व हो सकता है और रेजोल्यूशन इन्हीं लाइंस पे होगा, मोरलेस जो स्टेटस को है। कश्मीरियों की जिंदगी भी आसान होगी और पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को भी सुख का सांस मिलेगा। These teeming millions, they deserve much better what they have got। और हमारे यहाँ तो आप देखिए ना कितनी सिचुएशन खराब है। मैंने उनको कहा था, वो जो मुहिब वतन जर्नलिस्ट हैं, कि जी हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, एंड ही डिस्प्यूटेड दैट फिगर, कि ये कहां से फिगर आया। मैंने कहा ये हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कोट किया है फिगर। वो उन्होंने तो ही उसको आरिफ अलवी को डिसमिस्ड, भी ट्रक के नीचे फेंक दिया। यस, उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो आप उन्होंने ऐसे कहा लोगों आप के साथ, हाँ, हाउ कैन यू रीजन विद सच पीपल। उन्होंने कहा कि मैं आपकी आरिफ अलवी से ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मेरा ख़्याल वो बहुत ही एंटी एंटी पीटीआई थे। उन्होंने स्टंटेड ग्रोथ का भी कहा कि ये एनजीओज़ में मैं जाता हूँ। आई मीन ही वाज़ आई एम सॉरी टू से आप जितनी कैलिबर के लोगों को, पढ़े-लिखे लोगों को लाते हैं वहाँ पे मुझे मैं आपको आई आई कैन गारंटी दिस गाय हैज़ नेवर रेड अ बुक। चलें बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब। आपने थैंक यू। मुझे भी एजुकेट किया और आपने मैं आइंदा भी आपको ज़हमत देता रहूँगा अनलेस ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आई होप नॉट। और बहुत शुक्रिया आपका आने आई का। होप नॉट। और थैंक यू। जो और आप आई एम श्योर कि आपको शकील साहब की बातें पसंद भी आई होंगी और जैसे मैंने आपको बताया ही हैज़ इमेंस वेल्थ ऑफ नॉलेज जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इनका चैनल है, ये मैं और ये बड़ी फ्रीक्वेंसी से ये वीडियोज़ डालते हैं, इसके अंदर एम्बेसडर्स को लाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को लाते हैं और ब्लाइंड पैट्रियटिज़्म के ऊपर बिलीव नहीं करते। अम, वो बातें करते हैं, वो सवाल करते हैं जो हमें करने चाहिए थे, जो हम तो ख़ैर अपने टीचर से मुतालिया पाकिस्तान के वक़्त नहीं कर सकते थे। लेकिन ये आजकल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में और अब तो चैट जीपीटी और एआई के ज़माने में, मेरा ख़्याल से इग्नोरेंस और जहालत से बड़ा कोई क्राइम है ही नहीं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। अगली वीडियो में फिर थैंक यू। आएँगे। थैंक्स थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।